अब HCS दूर नहीं है, जुड़े हमारे साथ। आज हमारी PT एक्सक्लूसिव क्लास में आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। हम आपको बताएंगे उनके जीवन काल के बारे में, उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में, उनके कांग्रेस के साथ संबंध और आज़ाद हिंद फौज के बारे में और नौसैनिक विद्रोह के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे जिनकी उद्दंड देशभक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया। उन्हें भारतीय सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना से एक अलग इकाई के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी दिया गया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में मदद की। हम आपको बता दें उनके जीवन काल के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया, परंतु उनकी उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वर्ष 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा मीन्स यानी इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए। वहां उनका चयन भी हो गया। हालांकि बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उनका मानना था कि वह अंग्रेजों के साथ कार्य नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। ये लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। आंसर विवेकानंद। प्रश्न 2, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। आंसर चित्तरंजन दास मीन्स CR दास। आगे वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार भी संभाला। वर्ष 1923 में बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव चुना गया। वर्ष 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण उन्हें मांडले कारागार में भेज दिया गया, जहां वह तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो गए। मांडले बर्मा में था, जो कि आज का म्यांमार है, और तपेदिक मीन्स TB बीमारी से ग्रसित हो गए। हम आपको बता दें, वर्ष 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की। उन्होंने पहले शोध किया, तत्पश्चात द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का पहला भाग लिखा, जिसमें उन्होंने वर्ष 1920 से 1934 के दौरान होने वाले देश के सभी स्वतंत्रता आंदोलनों को कवर किया। हम आपको बता दें, एग्जाम में प्रश्न आता है द इंडियन स्ट्रगल बुक किसकी है। आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बोस ने वर्ष 1938 हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी विचारों के अनुकूल थी। हरिपुरा गुजरात में एक गांव है। आप बता दें, वर्ष 1939 में त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर के निकट एक गांव है, बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वामपंथी को मजबूत करना था। हम आपको बता दें कि एग्जाम में लगातार प्रश्न आते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। इसका सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 18 अगस्त 1945 को जापान शासित फॉर्मोसा, जो कि अब ताइवान में है, विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की। CR दास के साथ राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न थे और उनके साथ जेल भी गए। जब CR दास को कलकत्ता कोऑपरेशन का मेयर चुना गया तो उन्हें बोस को मुख्य कार्यकारी नामित किया गया। उन्हें वर्ष 1924 में उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार भी किया गया था।
हम आपको बता दें, उन्होंने युवाओं को संगठित किया और ट्रेड यूनियन आंदोलन को बढ़ावा दिया। वर्ष 1930 में उन्हें कलकत्ता का मेयर चुना गया। उसी वर्ष उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस मीन्स ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। अब हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के साथ संबंध कैसे थे। उन्होंने बिना शर्त स्वराज अर्थात स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन के दर्जे की बात कही गई थी। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट सन 1928 में आई थी। वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सैन्य अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन पैक्ट जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, हस्ताक्षर करने का विरोध किया। वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. राय के साथ कांग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न रहे। वाम समूह के प्रयास के कारण कांग्रेस ने वर्ष 1931 में कराची में दूरगामी कट्टरपंथी प्रस्ताव पारित किए, जिसने मुख्य कांग्रेस लक्ष्य को मौलिक अधिकारों की गारंटी देने के अलावा उत्पादन के साधनों के समाजीकरण के रूप में भी घोषित किया। हम आपको बता दें, 1931 में कराची अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे वर्ष 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और वर्ष 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टी सीतारामैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, लेकिन 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो कि लगातार एग्जाम में आता है। उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया क्योंकि गांधी जी के साथ उनकी वैचारिक मतभेद के कारण बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उनका उद्देश्य इनके गृह राज्य बंगाल में वाम राजनीति और प्रमुख समर्थन के आधार को समेकित करना था। सैन्य अवज्ञा आंदोलन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें फिर से सैन्य अवज्ञा में भाग लेने के कारण कैद कर लिया गया और कोलकाता में नजरबंद कर दिया गया। हम आपको बता दें, बोस ने पेशावर और अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन भागने का प्रबंध किया। वह जापान से बर्मा पहुंचे और वहां भारतीय राष्ट्रीय सेना को संगठित किया ताकि जापान के मदद से भारत को आज़ाद कराया जा सके। उन्होंने जय हिंद, दिल्ली चलो जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हम आपको बता दें कि लगातार एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बोस ने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना और युद्ध के लिए भारतीय कैदियों से भारतीय सेना का गठन किया, जिनमें एक्सिस शक्तियां ध्रुवी राष्ट्र जिनमें जर्मनी, इटली और जापान द्वारा बंदी बनाए जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम आपको बता दें, आईएनए का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इयुची फुजिवारा के नेतृत्व में किया गया था तथा इसमें मलायन वर्तमान जो मलेशिया अभियान में सिंगापुर में जापान द्वारा कब्जे किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध के भारतीय कैदियों को शामिल किया गया था। वर्ष 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर संबंध सेनाओं को मुकाबला किया। हालांकि रंगून के पतन के साथ ही आज़ाद हिंद सरकार एक प्रभावी राजनीतिक इकाई बन गई। नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आईएनए के लोगों पर मुकदमा चलाया गया जाने के तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और आईएनए के अनुभव ने वर्ष 1945-46 के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में असंतोष की लहर पैदा की, जबकि परिणति फरवरी 1946 में बॉम्बे के नौसैनिक विद्रोह के रूप में हुई, जिसने ब्रिटिश सरकार को जल्द से जल्द भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आईएनए अनिवार्य रूप से गैर सांप्रदायिक संगठन था क्योंकि इसके अधिकारियों और रैंकों में मुस्लिम काफ़ी संख्या में थे और इसने झांसी की रानी नामक एक महिला टुकड़ी की भी शुरुआत की थी। हम आपको बता दें, हमारा ये सेशन आपके लिए पीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ जीएस पेपर, HCS पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।